हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। आप में से जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2024 दे कैन इनरोल। रिवॉल्यूशन है क्लैट की प्रिपरेशन में 21,999 रुपीज़ में लाइव क्लासेस, 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, 50+ मॉक, पर्सनल मेंटरशिप, कम्युनिटी का एक्सेस, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। इसके अलावा जो 2025 क्लैट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो लोग सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं एंड बुक्स एंड मॉक्स ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए हमारा मैजिक बॉक्स है जिसमें कि 7 बुक्स आपकी डोर स्टेप पे आएगी, प्लस आपको 50 मॉक्स भी इसी में मिलेंगे। चलिए डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो, इन सारी कोर्सेज की डिटेल डेमो क्लासेस सब देख सकते हो। इसके अलावा हमारे और भी वर्टिकल्स हैं, क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी पॉइंट बाय क्लैट पॉइंट। तो इनमें से भी अगर कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो डू चेक आवर ऐप। चलिए आज का पहला आर्टिकल जो है ना वो होने वाला है जहां कल हमने छोड़ा था। कहां? मैंने आपसे कहा था कि इंडिया एंड चाइना के ऊपर एक एडिटोरियल आया है, अच्छा एडिटोरियल था, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली उस एडिटोरियल के अंदर ना अभी क्या स्टेटस चल रहा है इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट का वो हम देखने वाले हैं। तो देखो ये मैप आपके सामने मैं थोड़ा सा हटा इसलिए था कि आप इसको निहार लो अच्छे से, ठीक है। अब काफ़ी सारे भाई ना मुझे काफ़ी बार ऐसे बोल देते हैं सर आप गलत इंडिया का मैप यूज़ कर रहे हो। तो देखो अपने एंड से मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सही मैप ही यूज़ किया जाए, बट कभी क्या होता है ना जल्दी जल्दी पीपीटीज बनाने में एक तो बहुत सारे जो मैप्स होते हैं वो पेड होते हैं तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो जो फ्री वाले मैप्स होते हैं वही यूज़ होते हैं, तो जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कोई दिल से जान के नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले देखो ये इंडिया एंड चाइना का हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में ना। अगर आप इंडिया और चाइना की बात करें तो हम और चाइना मिला के 4000 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। इसी पे मेरा आज का पहला कमेंट क्वेश्चन है क्विज का, जो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया जो है अपने किस नेबरिंग कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। एंड आई होप आप सभी लोग इसका सही जवाब दें। चलिए तो 4000 के आसपास किलोमीटर का बॉर्डर जो है हम शेयर करते हैं। अगर आप डिस्प्यूटेड एरियाज देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, रेड वाले जितने भी हैं, और फिर आप इस साइड में भी देखें तो आपका करीबन जो काफ़ी सारा एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है। इसके पीछे एक मेजर कारण क्या है? मेजर कारण है देखो LAC। LAC का क्या कॉन्सेप्ट है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि इंडिया जो कहता है कि चाइना जो है ना इसकी लाइन यहाँ तक है, चाइना इसके आगे पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, पर चाइना जो कहता है कि नहीं भाई हमारी पेट्रोलिंग लाइन यहाँ तक है और ये एरिया हमारा है, हम यहाँ तक पेट्रोल करेंगे। तो ये जो कारण होता है ना, इसी की वजह से काफी बार इंडिया चाइना के बीच में क्लैशेस हुए हैं। अभी हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। और LAC क्योंकि एक्चुअली कोई एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म लाइन नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये फिक्स है जैसे कि LOC इंडिया पाकिस्तान वाली है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है और इसी वजह से काफी समय में डिस्प्यूट आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना इस आर्टिकल के ऊपर आऊं और हम समझें कि एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ था। थोड़ा सा ना 1962 का जो इंडो चीनी वॉर था या सीनो वॉर बोलते हैं, सीनो मतलब चाइना के लिए रिफर करते हैं, तो वो क्या था, क्यों हुआ था, थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। कभी उस पर कुछ आएगा तो हम उसको डिटेल में देखेंगे, अभी हल्का फुल्का समझ लेते हैं। देखो 1962 से पहले ना इंडिया का काफी अच्छा रिलेशन था चाइना के साथ, ठीक है। मतलब अच्छा कैसे था कि एक तरफा था। उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो हेड थे हमारे यहाँ के, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये रहता था कि भाई चाइना से हमें लड़ाई नहीं करनी, अपना नेबरिंग कंट्री से अच्छे से रहना है। आपको याद होगा कि UN में परमानेंट मेंबरशिप ऑन रिकॉर्ड पेपर में तो कभी ऑफर नहीं हुई है, लेकिन हाँ कहा सुनने में ऐसा सुनते हैं कि हाँ इंडिया को हुई थी, बट इंडिया ने वो जो है कहा कि नहीं चाइना को दे दो इस समय के लिए। सिर्फ यही नहीं, उस समय तिब्बत पे कब्जा किया था चाइना ने, तो UN में आवाज उठानी थी तो वहां भी इंडिया ने कुछ नहीं बोला था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी थी कि चाइना से कुछ नहीं करना है। तो जब 1962 का वॉर हुआ था ना, उससे पहले 1959 में क्लैश हुआ था, जो हम आगे बताऊंगा मैं आपको। तो उस समय क्या हुआ कि हमारी जो सरकार है ना वो ये मान के बैठी थी कि चाइना जो है ना उन पर कुछ अटैक नहीं करेगा, चाइना जो है दोस्त है वो कुछ नहीं करेगा। और जब अचानक से 1962 के अंदर चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया तो भारत जो है ना उस समय चौंक गया, हमारी उस समय की जो सरकार है वो चौंक गई। और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए ये बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी का उनका फेलियर बताया जाता है। पूरे विश्व में उनकी फॉरेन पॉलिसीज की काफी थू हुई, इवन इंडिया का भी काफी नाम खराब हुआ क्योंकि हम वो वॉर हार गए थे इन द एंड।
चाइना ने खुद ही अपने सारे हथियार लेके वापस लौट गया था। लेकिन मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, आसाम में आई थिंक एक जगह है, वहां की पुलिस चौकी तक सेना आ चुकी थी चाइना की, ये वाला आलम था। और इसके पीछे ऐसा नहीं था कि हमारी आर्मी की मिस्टेक थी या कोई थी, उससे पहले ना हमारी सरकारें कभी इतना पैसा मिलिट्री के ऊपर खर्च ही नहीं करती थी। वहां से ना इंडिया को समझ में आया कि नहीं यार, वी नीड प्रॉपर पैसा ऑन मिलिट्री। आज की डेट में बहुत सारे लोग ना ये ज्ञान देते हैं कि सर डिफेंस का पैसा इतना क्यों खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा जीडीपी का डिफेंस पे क्यों दे रहे हैं। भाई जब वॉर होती है ना तो कोई मदद करने नहीं आता है, तब हमारी आर्मी के पास हथियार रहेंगे ना तभी काम होगा। आज की डेट में नंबर ऑफ सोल्जर से युद्ध नहीं जीते जाते। अगर ऐसा होता तो रशिया कब का जीत जाता। आप ये देखो कि यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री, उसको सिर्फ हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं फॉरेन कंट्री से, और वो टक्कर दे रहा है रशिया को। टक्कर तो दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कैसे दे रहा है? आज की डेट में मॉडर्न इक्विपमेंट से लड़ाइयां होती हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट्स के लिए पैसा लगता है। तो चलो ये इंडो चीनी वॉर 1962 का मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया। अभी आज का जो एडिटोरियल है ना वो ये कह रहा है कि देखो 2020 से पहले क्या था, 2020 से स्टिल इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े सही होते थे, लेकिन 2020 में जब गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, जब भारत के 20 सोल्जर्स के आसपास शहीद हुए थे, और इंटरनेशनल न्यूज के अकॉर्डिंग चाइना के भी 4 या 5 लोग शहीद हुए थे, मतलब उनके भी सोल्जर्स जो हैं उनका डेथ हुआ था। तो अब अगर हम टोटल इसमें यहाँ पे चीजें देखें तो राइटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 2020 से पहले चीजें बेटर थी, लेकिन गलवान वैली वाले इंसिडेंट के बाद चीजें बहुत खराब हो गई थी। अब देखो गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट है ना, इसमें 1993, 1996, 2005 एंड 2013, इससे पहले ना काफी सारे एग्रीमेंट हुए थे। अभी आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कहेंगे कि सर आपने शहीद टर्म क्यों यूज कर दिया, वो बोलने में निकल गया है चाइना के लिए। ऑल्दो उनके भी सोल्जर्स थे, लेकिन उनकी गलती की वजह से ये हुआ था, तो वो स्पीड में निकल गया। अगेन आई एम सॉरी। तो 1993, 1996, 2005, 2013, इन चारों ईयर्स में इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जैसे मान लो ये पेट्रोलिंग पॉइंट है और चाइना जो है ना इस पेट्रोलिंग पॉइंट से आगे आता है, या इंडिया इस पेट्रोलिंग पॉइंट से आगे आता है, तो होगा क्या कि दोनों कंट्रीज ना बहुत ही शांति तरीके से बातों को वार्तालाप करेंगे, और अपने अपने जो हेड होंगे उसके लिए एक प्रॉपर टीम बनाई जाएगी, एक हेड बनाए जाएंगे। मैं हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, उन तक बात आएगी और वो लोग जो हैं आपस में चीजों को बातचीत से सॉर्ट आउट करेंगे। पर ये सारे एग्रीमेंट 2020 में फेल हो गए। जब गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ उसमें भारत के 20 सोल्जर शहीद हुए थे, और वो एग्रेशन चाइना की तरफ से ही आया था। तो वहां से ना सारी चीजें खराब होने लगी और इन एग्रीमेंट का कोई मतलब रह नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया है, ये इंडो चाइना वॉर 1962 वाली की एक पिक्चर है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो आर्मी से मिल रहे थे। इन द लास्ट 3 ईयर्स अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि चीजें सॉर्ट आउट होने की कोशिश नहीं हुई हैं। 2020 के बाद इंडिया चाइना का रिलेशन अभी तक का वर्स्ट चल रहा है। 1962 के बाद अगर देखें तो अब ये वर्स्ट सिचुएशन में है। तो चाइना को भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी है इंडिया से रिलेशन बेटर करने की, और दोनों ही कंट्री प्रयास कर रही हैं। जैसे कि हमारे और चाइना के बीच में ना 6 पॉइंट्स को लेके प्रॉब्लम्स थी। 6 पॉइंट्स पे ये था कि भाई इन्होंने सीमा पार करी है, ये किया है, वो किया है। उसमें से ना 4 मामलों पे ऑलरेडी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, डिसएंगेजमेंट हो चुका है, दोनों सेना उस पॉइंट से पीछे जा चुकी हैं। डिसएंगेजमेंट मतलब चाइना की सेना भी उस पॉइंट से पीछे चली गई है, इंडिया की सेना भी उस पॉइंट से पीछे चली गई है। वो 4 पॉइंट कौन से हैं ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। गलवान, पेंगोंग त्सो, गोगरा पोस्ट एंड आपका PP-15 पेट्रोलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अभी भी 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला तो देप्सांग बल्ज और दूसरा चार्डिंग निकुलांग इसका नाम है, इन डेमोचक एरिया। ये आप देख सकते हो डेप्सांग प्लेन्स, तो इसी के आसपास। अब मैप थोड़ा सा आप गूगल कर लेना, थोड़ा और बेटर आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जब भी कोई पॉइंट्स या कुछ भी पढ़ो ना, किसी कंट्री के बारे में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, हमेशा ना उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, अभी इस टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। आप साउथ घूमने जा रहे हो, ठीक है, साउथ में आप घूमने जा रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों वहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है, क्यों ऐसी चीज़ें हैं। तो आप क्या करो ना, मैप उठा लो इंडिया का, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, इसका पॉइंट यहाँ है, ये इतना डिस्टेंस पे है, समुद्र के पास है। तो आपको अपने अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कहीं किसी भी कंट्री या कुछ भी चीज़ों के बारे में पढ़ो, मैप जरूर निहारा करो जहाँ से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो दोनों कंट्री के बीच में ना एक सॉल्यूशन, एक मैकेनिज्म बनाया गया था जिसका नाम था
वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, WMCC, इसके बारे में पता होना चाहिए। नाम अगर ना भी याद रहे इन दोनों बंदों के तो भी कोई बात नहीं। तो WMCC की मीटिंग जो है वो फरवरी 22, 2023 को हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से शिल्पा अंबुले जी ने लीड किया था और होंग लियांग करके चाइना की तरफ से लीड कर रहे थे। इस वार्तालाप के बाद दोनों कंट्री के फॉरेन डिपार्टमेंट से, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट्स आई हैं। जैसे कि इंडिया के तरफ से आई है कि भैया रिमेनिंग एरियाज के अंदर डिसएंगेजमेंट की बातचीत हमने करी है। चाइना ने अपने तरफ से बोला है कि हाँ, हम दोनों ही कंट्रीज बातचीत की तरफ से, बातचीत के मदद से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और जो रिमेनिंग एरियाज हैं उसमें अदर मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक बात आती है कि अदर मेजर का मतलब क्या होता है। अदर मेजर का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाइना का क्या मतलब था। जैसे मान लो इंडिया कहता है कि चाइना की जो है ना वो पेट्रोलिंग पॉइंट, ये वाला पोर्शन इधर चाइना है, इधर इंडिया है, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं। तो इंडिया कहता है कि चाइना की जो पेट्रोलिंग पॉइंट है ना वो यहीं तक है, चाइना के सैनिक यहां तक आ सकते हैं। लेकिन चाइना कह रहा है नहीं भाई, हम यहां तक आएंगे। तो मतलब प्रॉब्लम कितने एरिया में आई, इतने एरिया में आ गई। तो इस एरिया को नो पेट्रोलिंग जोन बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? नो पेट्रोलिंग जोन। इसका मतलब दोनों ही कंट्री की सेना इस एरिया में आके पेट्रोल नहीं करेगी जिन जिन जगहों पर डिस्प्यूट है। तो ये एक अदर मेजर्स का जो चाइना की तरफ से मतलब था वो ये था। देखो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके की चीजें आई हैं। 1959 में आपको बता दूं, जो 1962 का वॉर हुआ था ना, उसका बेस यही था। 1959 के अंदर कोंगगा ला एक जगह है, वहां पे ना 10 इंडियन सोल्जर्स की मृत्यु कर दी गई थी चाइनीज के द्वारा। शहीद हो गए थे हमारे देश के 10 सोल्जर्स, प्लस काफी सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया था। उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में काफी टेंशन होने लगी। तो उस समय चाइनीज प्रीमियर जोऊ इनलाई वो भारत आए थे और उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि दोनों ही कंट्री इस जगह से दूर चली जाएं और ये जो है ये नो पेट्रोलिंग जोन बन जाए। तो वही चीज यहां पे आपको अभी देखने को मिल रही है कि चाइना बात कर रहा है कि नो पेट्रोलिंग जोन कर देंगे। तो अब आपको मुझे लग रहा है कनेक्ट हो रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था 1962 वॉर के बारे में भी। देखो अब इसमें ना अलग अलग थ्योरीज हैं। बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू जी को 1962 वॉर के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा है। बट एक बात है कि बहुत बार फॉरेन पॉलिसीज के मामले में जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं थोड़े सॉफ्ट बन गए, वो वॉर से टालते थे चीज़ों को। जैसे कि पाकिस्तान में जब वो POK वाला इंसिडेंट हुआ था तब भी उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट तरीका अपनाया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको प्रॉपरली ब्लेम कर दें। उस समय हमारे कंट्री का सिचुएशन अलग था और मे बी वो उस समय का जो भी उनकी पूरी कैबिनेट है जिसका भी डिसीजन रहा हो। बट हाँ, हमेशा दबना भी सही नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान पहले भारत पे कितने सारे हरकतें करता था, लेकिन अब आप देखो जब भारत भी जवाब देने लगा है तो हरकतें भी कम हुई हैं। प्लस अब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, रॉ, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने वाले रहते होंगे जो हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज रोक देती हैं। आप ये सब सीरीज देखो, फैमिली मैन, ये वो, मैं कह रहा हूँ चलो ये पूरी कहानी बनाई गई है, लेकिन कुछ तो सच होगा, ऐसा कुछ तो हो रहा होगा। ना जाने कितने फैमिली मैन जैसे बंदे भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहे होंगे, कितने सारे इंसिडेंट लास्ट मोमेंट पर रोक देते होंगे। तो यही है, मतलब देयर इज अ वेरी वो कहावत ना कि वॉर का कोई अंत नहीं होता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था कि यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। तो आप जैसे जहां रह रहे हो तो आपका पड़ोसी कौन रहेगा आप वो चूज नहीं कर सकते हो। तो अब हमारे पड़ोसी ये हैं, पाकिस्तान है, चाइना है। तो अब हमारी कंट्री को इस पर डील करना है। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था जिसमें हमने ये भी देखा था कि कैसे जो है पहले इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन बॉर्डर के एरियाज पे फोकस करती थी। चाइना को टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे अभी एक पोर्ट बनाने की बात चल रही है, मिलिटाइजेशन होने की बात हो रही है, जिससे कि चाइना को रोका जा सके मलक्का स्टेट से। तो अगर आप लोग डेली सेशंस देखते होंगे तो आप ना नॉलेज तो प्राप्त करेंगे, सीखेंगे तो है ही है, बट आपका पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा चीज़ों को लेके। और मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य आप लोगों के साथ यही रहता है कि सिर्फ स्टैमरिंग लर्निंग ये नहीं कराना है, आपको पर्सपेक्टिव भी देना है, आपको समझाना भी है, कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करने हैं। अब क्या होगा ना कि जैसे इससे रिलेटेड कोई भी मैटर आगे होगा आप कर लोगे। जैसे कि अभी ये चल रहा है अमृतपाल सिंह जी वाला पूरा मैटर, आपको याद होगा मैंने आपको पूरा इतिहास लेके एंड तक बता दिया है। अगर आपने वो समझ लिया है ना तो अब इसके आगे कुछ भी होगा आपको सब समझ में आएगा।
बट प्रॉब्लम ये होती है आप लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, तो वो थोड़ा सा है कि सेशंस मिस मत क्या करो। और हर दिन देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है ना बहुत अच्छा न्यूज़ मिल जाए या सब कुछ कवर करने के लिए मिल जाए, कोशिश रहती है, बट कभी कभी न्यूज़पेपर में नहीं आता है, तो कितनी ही कोशिश कर लो तो कोई बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं निकल पाता है। जैसे कल ही अच्छा आर्टिकल था, बट कल पीपीटी नहीं बनाई थी, मैप्स नहीं थे, तो मैंने इसलिए आपको समझाया भी नहीं, क्योंकि आपके ऊपर से चला जाता। तो ये वाली चीज़ है। दूसरा ये कि देखो, इन द एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में किसी को भी ले लो। अब हम लोग कोई वो तो चैनल है नहीं ना कि महीने में एक वीडियो डालनी है, काम हो गया, डेली क्लास लेनी है, बट ऑल्सो वी आर ए ह्यूमन। तो होता क्या कि कभी अपनी भी लाइफ में ट्रबल्स रहती हैं, खुद भी आदमी मेंटल परेशान रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस में कुछ चल रहा है, बिजनेस में कुछ चल रहा है, तो वो भी क्लासेस में इम्पैक्ट हो जाता है। ऑल्दो कोशिश रहती है कि भाई नहीं हो, बट कभी कभी हो जाता है। तो वही बात है कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, चीज़ें रखा करो और सीखने पे काम करो, बाकी तो सब हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल है किशिंदा कॉल्स फॉर यूनिफाइड स्टैंड ऑन ग्लोबल ऑर्डर। इसका मतलब आप बता दूं मैं क्या है, जापान जो है ना यार, ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया वाला जो है ना अपना मामला, वो रशिया पे थोड़ा सा चल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे चाइना के लिए भी कहा है, पर कहीं ना कहीं इंडिया को ना यूक्रेन के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। आपको मैंने वो इंसिडेंट बताई है, G20 में हमने मना कर दिया यूक्रेनियंस को आने के लिए। ठीक है, तो जापान जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट है यूक्रेन के लिए, रशिया के अगेंस्ट में है, क्योंकि रशिया जो है प्रो है चाइना के लिए, और जापान चाइना की वैसे ही बनती नहीं है। ठीक है, तो ये है यार, इसमें क्या ही देखा जाए। आर फॉरेन लॉ फर्म्स नाउ अलाउड इन इंडिया। एक अभी न्यूज़ आप हर जगह पढ़ रहे होगे, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं यार क्या हुआ है। देखो हुआ ये है ना कि इससे पहले का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। ठीक है, मार्च 13, 2018 के अंदर एक डिवीजन बेंच थी जस्टिस AK गोयल एंड UU ललित जी की। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन आएगा तो यहां पे भी बन सकता है। तो उन्होंने ना ये बात साफ साफ कह दी थी अपने वर्डिक्ट में कि फॉरेन लॉ फर्म्स या फॉरेन लॉयर्स कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन द कंट्री, नॉन लिटिगेशन और लिटिगेशन किसी भी तरीके का, लेकिन वो भारत में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आ सकते हैं, उनको सजेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि BCI जो है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके ऊपर प्रॉपर कोई कानून लेके आए। तो वही यहां पे होते हुए BCI ने मार्च 10 को नोटिफिकेशन निकाला, रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स, फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022 के नाम से, जिसमें यह कहा गया कि फॉरेन लॉयर एंड लॉ फर्म्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लॉ। सोचो अगर इनको इंडियन लॉ प्रैक्टिस करने को कह देंगे तो जो हमारे देश के लॉयर्स हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। फॉरेनर आके इंडियन लॉ भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो केस लड़ रहा है, तो फिर हमारे यहाँ वाले क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए सिर्फ फॉरेन लॉ के लिए इनको अलाउ किया गया है, और उनको अंडरटेकिंग देनी होगी, भारत में आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि भाई वो भारत में इंडियन लॉ जो है ना वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लीगल फैटर्निटी इन इंडिया, उसको इससे सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे नया अभी रेगुलेशन आया है, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है, इसमें और कुछ है नहीं, ये भी पॉइंट जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद जी इन मॉस्को फॉर टॉक्स विद पुतिन ऑन टाइज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इनके अगेंस्ट में निकाला गया है क्या, वारंट, और ये आए हैं इनसे मिलने। या पुतिन को कोई अरेस्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकता। फ्यूचर में अगर अपने पोस्ट वोस्ट से हट जाएं, कहीं घूमने उमने निकले हैं तो वो वाली बात है, अदरवाइज तो नहीं कर सकता। तो अभी हुआ इनके ऊपर वारंट निकल गया है, तो वही सब बवाल हो रहा है। जी जिनपिंग गए हैं रशिया में, बोल रहे हैं कि भाई हम बात करेंगे, यूक्रेन का मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बात करेंगे वो तो एक अलग बात है, बात यही करेंगे कि यार कैसे यूएस को दबाना है, यूक्रेन की बात तो होगी नहीं। तो ये वाला ये आर्टिकल है। ठीक है, तालिबान चीफ इशूज टिकरी अगेंस्ट नेपोटिज्म। देखो हो क्या रहा है, पहले तो नेपोटिज्म क्या होता है, हम लोग ना बॉलीवुड में नेपोटिज्म करते हैं, पर नेपोटिज्म तो हर जगह है यार। नेपोटिज्म का मतलब क्या, मैंने आपको एक दिन शॉर्ट्स में समझाया भी था। एक बंदा है, उसको ना यहाँ तक चढ़ने के लिए पूरी सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है, और एक बंदे को यहीं पे एक सीढ़ी लगा दी, वो सीधे इस जगह पे चढ़ गया। तो यही नेपोटिज्म है कि सामने वाली की चीजें थोड़ी आसान हो जाना। जैसे कि आलिया भट्ट के लिए लॉन्च होना ईजी था कंपेरेटिवली टू द अनुष्का शर्मा, है ना, क्योंकि वो बैकग्राउंड से थी। रणबीर कपूर के लिए थोड़ा ईजी था, पर ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं नाम बनाया, टाइम लगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेपोटिज्म तो हर जगह है।
हम लिटिगेशन की बात करते हैं, मैं आपको एक बहुत डार्क फैक्ट बताता हूं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो ना, ऐसा नहीं आप सक्सेसफुल नहीं होगे, लेकिन अपने लाइफ के आफ्टर कॉलेज ना 5-6 साल अलग रख देना, तुरंत नहीं कर पाओगे। कम से कम 5-6 साल आप अपने लाइफ के अलग रख देना, जब आप अपना थोड़ा सा नाम बनाने में लगोगे। और नाम तो छोड़ो, आप चीजें सीखने में करोगे। आप जो कॉलेज में पढ़ते हो ना और जो कोर्ट में होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना, ये होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे जो बुक्स की नॉलेज है वो और जो कोर्ट में हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। और यही एक दिक्कत बन जाती है कि आदमी को जाके सीखने में भी टाइम लगता है। अब सिंपल सी बात है ना यार, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, जैसे मान लो कोई भाटिया डॉक्टर नाम की शॉप है, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल है। अब वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो कल को वो हॉस्पिटल अपने नाम से जाना जा रहा है, भाटिया हॉस्पिटल। अब वो जो भाटिया जी थे वो गुजर चुके जाएं, तो उनके बच्चे भी वहां पे प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा। सेम गोज इन लिटिगेशन, सेम गोज इन बिजनेस। कोई बिजनेस है भाई, अब मुकेश अंबानी है, वो मुझे थोड़ा दे देंगे अपनी प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को ही देंगे ना। तो ये होता है। तो अब बात हो रही है तालिबान में क्या हो रहा है। तालिबान में गलत ये हो रहा है कि आप गवर्नमेंट के अंदर कोई करने लग जाए हैं। मान लो कोई बंदा है, वो किसी जगह का हेड है, गवर्नमेंट की किसी पोस्ट का हेड है, अब वो अपने बच्चे को फिर अपने जाने के बाद वो पोस्ट देते, तब ये गलत है भाई। जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वहां नहीं होने लगता है, पब्लिक प्लेसेस पे तो नहीं करना चाहिए। तो तालिबान में यही हो रहा है कि भैया अपने जानने पहचानने वालों को सरकारी पोस्टों पे बैठा रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में डिग्री कर दी कि भाई नेपोटिज्म जो करेगा उसको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लास्ट आर्टिकल है, अमेजॉन टू कट 9,000 जॉब्स इन सेकेंड राउंड्स ऑफ ले ऑफ। तो बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, अमेजॉन भी कर रहा है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये अचानक से ले ऑफ क्यों हो रहा है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल माध्यम से इस चीज़ों को समझाता हूँ। जब कोविड आया था ना यार, तो एवरीथिंग वेंट टू ऑनलाइन। बहुत बड़ी बड़ी जो एडटेक कंपनीज है ना, आजकल हालत खराब है, लेकिन तब इतनी क्यों उड़ गई थी, क्योंकि कोविड में हर कोई हर चीज ऑनलाइन कर रहा था। तो क्या हुआ कि भाई अगर 50 रुपए वो नॉर्मल कमा रहे थे, तो कोविड में वो लोग 500 कमाने लग गए। अब क्या हुआ, जब 500 कमाने लग गए तो फिर उन्होंने अनसंट हायरिंग करी, अनसंट पैसे दिए। कोविड के बाद मार्केट शटर्ड हुआ, ऑफलाइन भी खुली। सिर्फ टीचिंग की बात नहीं, आप अमेजॉन में भी ले लो, लोगों ने ऑनलाइन खरीदना कम किया, लोग मॉल्स जाने लगे, शॉप्स पे जाने लगे। ये तो एक छोटी सी बात है। दूसरा क्या हुआ, उस समय जब कमाई कर रहे थे ये कंपनीज, तो लोगों ने खूब सारा पैसा डाला, बाहर से इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन जब ये लोग कमाई नहीं कर पा रहे थे तो वापस से वो पैसा निकाल लिया गया। अब इस वजह से इन कंपनी के पास फंड की शॉर्टेज हो चुकी है। तो जो ये इन्होंने अनरियलिस्टिक सैलरीज दी थी, इन्होंने जो अनरियलिस्टिक चीजें करी थी, अब ये धीरे धीरे उस पर स्टैंड पीछे ले रहे हैं। तो यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना वो ले ऑफ कर रही हैं। समझ रहे हो, तो ये वाली बात है। तो दिस इज इट यार, ये था अपना आज का शॉर्ट एंड स्वीट एंड अच्छा सेशन। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।